दुनिया की शांति और स्थिरता आखिर कितनी नाजुक हो सकती है। आइए इस एक्सप्लेनर में सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। एक काल्पनिक लेकिन बेहद खतरनाक 2026 के सैन्य संकट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक सुरक्षा कितनी तेजी से बिखर सकती है। और इससे भी जरूरी बात, ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्यों इतनी ज्यादा मायने रखती हैं। यहां से हम युद्ध और शांति के बीच के इस बेहद पतले और नाजुक संतुलन को समझने की शुरुआत करेंगे। अब इस 2026 की काल्पनिक टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से समझें तो हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं, ये सच में हैरान करने वाला है। 28 फरवरी को एक युद्ध शुरू होता है और देखते ही देखते एक महीने से भी कम वक्त में 21 मार्च तक बुशहर जैसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज सीधे निशाने पर आ जाते हैं। और फिर 7 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में एक आखिरी डेडलाइन दे दी जाती है। ये सब दर्शाता है कि जियोपॉलिटिक्स में मामूली सी चिंगारी कितनी जल्दी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। सिर्फ 50 दिन यानी 2 महीने से भी कम वक्त और मानवीय नुकसान का आंकड़ा सीधे 4139 के पार चला गया। इन आंकड़ों में लेबनान के 2100 और ईरान के 2000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। साथ ही इजरायल और अमेरिका को भी अपने सैनिक खोने पड़ते हैं। क्षेत्रीय अस्थिरता सिर्फ खबरों की हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहती, ये चंद दिनों के भीतर हजारों परिवारों को पूरी तरह तबाह कर देती है। ये आंकड़े युद्ध की असली और भयानक कीमत दिखाते हैं। ऐसे भयानक माहौल में जब राजनीतिक गुस्सा अपने चरम पर हो और पूरी सभ्यता को नष्ट करने की धमकियां मिल रही हों, तब अंतर्राष्ट्रीय कानून ही एक आखिरी उम्मीद बनता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की ये स्पष्ट चेतावनी वाकई एक बहुत जरूरी सीमा तय करती है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना इंटरनेशनल लॉ के पूरी तरह विरुद्ध है। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, इस कानूनी दायरे की जरूरत युद्ध के बीचों बीच सबसे ज्यादा होती है। अब युद्ध के मैदान की एक छोटी सी घटना को देखते हैं कि कैसे वो पूरे सैन्य ऑपरेशन का रुख बदल सकती है। होता यह है कि एक F-15E स्ट्राइक ईगल विमान दुश्मन के इलाके में गिर जाता है। पायलट 7000 फीट की ऊंचाई पर छुपता है और रेडियो पर सिर्फ 3 शब्द भेजता है, गॉड इज गुड। बस इस एक संदेश पर डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स का एक विशाल और बेहद महंगा रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है, जिसमें दुश्मन की सीमा के भीतर कई और एयरक्राफ्ट्स का भी भारी नुकसान होता है। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी वाकई किसी कच्चे धागे की तरह होती है। डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले एक टेम्पररी सीज फायर तो हो गया, लेकिन जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू हुई तो मांगे आपस में बुरी तरह टकरा गई। एक तरफ 5 साल की न्यूक्लियर सस्पेंशन की मांग थी तो दूसरी तरफ 20 साल की। नतीजा 12 अप्रैल को वार्ता पूरी तरह फेल हो गई और तुरंत बाद नेवल ब्लॉकेड फिर से शुरू हो गया। शांति की कोशिशें कितनी जल्दी टूट सकती हैं, ये उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। Caught in the crossfire, the ripple effect on neutral nations। आइए अब इस चर्चा के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स उन देशों को कैसे खतरे में डालते हैं जो सिर्फ शांति और स्थिरता चाहते हैं। क्योंकि युद्ध की आग कभी सरहदें नहीं देखती। जो देश इस क्रॉसफायर का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 18 अप्रैल के इस काल्पनिक घटना को ही ले लीजिए, जहां लगभग 2 मिलियन बैरल तेल ले जा रहे 2 भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोका गया और उन पर फायरिंग की गई। ये सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जब दुनिया में उथल-पुथल होती है तो न्यूट्रल देशों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होता है। तो आकर हम आज इन 2 बिल्कुल अलग रास्तों के बीच खड़े हैं। एक तरफ है जियोपॉलिटिकल केओस, जहां नेवल ब्लॉकेड्स हैं, आक्रामक बयानबाजी है, व्यापार रुका हुआ है और आम नागरिकों की जानें जा रही हैं। और ठीक दूसरी तरफ है ग्लोबल ऑर्डर, जो कूटनीतिक संधियों, इंटरनेशनल पीस कीपिंग और ह्यूमन राइट्स पर टिका है। यही वो 2 रास्ते हैं जो हमें तय करने हैं कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल पीस। अब आइए इस एक्सप्लेनर के समाधान वाले हिस्से पर चलते हैं और उस ऐतिहासिक ढांचे को समझते हैं जिसे ऐसी ही अफरा तफरी को रोकने के लिए बनाया गया था। ये एक बेहद दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के ठीक 6 दिन बाद ही भारत इसमें एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में शामिल हो गया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भारत ने दुनिया में शांति के लिए इस मंच पर तब आवाज उठाई जब तक आधिकारिक तौर पर आज़ादी भी नहीं मिली थी।
ये शांति के प्रति हमारी कितनी गहरी और ऐतिहासिक प्रतिबद्धता है, ये साफ दिखाता है। दुनिया को स्थिर रखने के लिए यूएन का ये पूरा सिस्टम एक बड़ी और वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। इसमें अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारियां बिल्कुल क्लियर हैं। जनरल असेंबली ग्लोबल पॉलिसीज बनाती है, सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखती है, आईसीजे कानूनी विवादों को सुलझाता है और डब्ल्यूएचओ तथा यूनेस्को जैसी एजेंसीज हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये दुनिया को मैनेज करने का एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इंडियाज़ पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, एक्शन ऑन द फ्रंट लाइन्स। अब इस स्ट्रक्चर्ड ढांचे से निकलकर जमीन की सच्चाई और फ्रंट लाइन पर होने वाले एक्शन पर आते हैं। वैश्विक सुरक्षा की यह प्रतिबद्धता सिर्फ कागजी नहीं है दोस्तों। कॉन्गो, सूडान, लेबनान और हैती जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक एक्टिव वॉर जोन्स में हजारों सैनिकों की तैनाती इस बात का सबूत है। कई दशकों से दुनिया भर में सबसे बड़े ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक होना कोई छोटी आम बात नहीं है। यहाँ मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की रक्षा करना और वहाँ के लोगों को जरूरी मेडिकल सपोर्ट प्रदान कर स्थिरता लाना रहा है। द पुश फॉर रिफॉर्म, अडैप्टिंग टू अ न्यू सेंचुरी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है, वैश्विक शांति को मैनेज करने वाली इन संस्थाओं को भी नए दौर के हिसाब से ढलना होगा। दरअसल सच्चाई ये है कि पावर आज भी सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस के हाथ में केंद्रित है। लेकिन दुनिया पहले जैसी नहीं रही, सच्चाइयां बदल चुकी हैं। इसलिए अब नए सुधारों के तहत भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग तेज हो रही है। यह सिर्फ सीट की बात नहीं है, यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की सुरक्षा के फैसलों में एक मजबूत और बराबर की आवाज हो। लेकिन बात सिर्फ ढांचे के सुधार की नहीं है। मुख्य फोकस इन एक्शनेबल गोल्स पर है। चाहे वो गरीबी हटाना और क्लीन एनर्जी जैसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए क्लाइमेट चेंज पर ठोस एक्शन लेना हो, या फिर वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त जीरो टॉलरेंस यूनाइटेड स्ट्रैटेजी अपनाना हो। यही वो असली लक्ष्य हैं जो भविष्य की दुनिया को सच में सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हमने एक तरफ उस काल्पनिक 2026 की अचानक आई तबाही को देखा और दूसरी तरफ 1945 में बनाए गए उस शांति के ढांचे को देखा। जैसे जैसे नए दौर के संकट तेजी से बढ़ रहे हैं, एक ही बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आने वाले कल की तबाहियों को रोकने और शांति की गारंटी देने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं? इस विश्लेषण को देखने और इस जरूरी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।